स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello learners, welcome to our channel Study IQ. In this particular session, हम discuss करने वाले हैं important judgments given by our Honorable Supreme Court for the month of May 2022. Now this video is part 2 of this series. का part 1 भी already release हो चुका है, जिसे आप check out कर सकते हैं। इसमें भी हमने कुछ 3-4 judgments हैं. So this particular video is the part 2 of the May 2022 judgment series. Now, the very first judgment that we have with us is the बुद्धादेव करमस्कर versus State of West Bengal का जो केस है, काफी लैंडमार्क केस अपने आप में माना जा रहा है, जो कि डील करता है किससे, आपके सेक्स वर्कर से और उनके प्रोफेशन। ठीक है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द केस, पहले कुछ इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं, एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये केस है किस बारे में। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा एपेक्स कोर्ट है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, एक पैनल सेटअप किया था। ठीक है, सेक्स वर्कर्स और उनके बेटरमेंट के लिए सोसाइटी में उनकी जो कंडीशंस हैं उसको देखते हुए इस पैनल को बेसिकली 3 कंडीशंस जो है वो दिए गए थे। 3 पॉइंट्स जो है उस पैनल को कंसिडर करने थे। पहला तो ये पॉइंट था कि कैसे हम ट्रैफिकिंग वगैरह जो है उसे रोक सकते हैं, तो इनके प्रोफेशन में होती है। दूसरा ये था कि सेक्स वर्कर्स को वापस से रिहैबिलिटेट, यानी कि वापस से अगर वो ये प्रोफेशन छोड़ के वापस कोई और काम करने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको वापस से रिहैबिलिटेट कैसे किया जा सकता है। और तीसरा था कि यहाँ पे उनकी जो कंडीशंस हैं, जो उनकी लिविंग कंडीशंस हैं, उनको और कैसे बेटर बनाया जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 जो कि बात करता है राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी के बारे में। ठीक है, सिर्फ जीना नहीं है, बट इंसानों की तरह जीना है और एक डिग्निफाइड लाइफ यहाँ पे जीनी है। तो ऐसे यहाँ पे एक ये जो पैनल है, ये आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ये जो पर्टिकुलर पैनल है, इन्होंने 2016 में, कौन से साल में, इन द ईयर 2016 यहाँ पे क्या किया गया था, पैनल ने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे और यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये बोला था कि उन्होंने पैनल के दिए हुए रिकमेंडेशंस को स्टडी किया है, समझा है, उनको कंसिडर किया जाए, और उन पैनल को ध्यान में रखते हुए हम एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन भी क्या कर रहे हैं, बना के लेके यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन 2016 में ये बात बोली गई थी, उसके बाद से आज तक कोई भी लॉ, कोई भी लेजिस्लेशन जो है यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो प्रेजेंट नहीं किया गया है। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर रहे हैं, जो कि आर्टिकल 142 के अंदर में दी हुई। आर्टिकल 142 जैसे कि आपको पता होगा, डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में बात करता है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट कोई डिक्री या कोई ऑर्डर पास कर सकता है अगर उनको लगता है कि जस्टिस करने के लिए किसी मैटर में, किसी चीज में ऐसा करना जरूरी है। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ऐसा पहले भी कर चुका है। फिर वो भले ही हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी केस हो, ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस का जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस का जो केस है, ये कुछ केसेस हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 142 पार को ही यूज किया था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज बोली है कि क्योंकि अभी तक सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कोई भी लॉ या लेजिस्लेशन नहीं लेके आ पाई है, तो जब तक वो कोई लॉ या लेजिस्लेशन लेके नहीं आते हैं, तब तक हम कुछ डायरेक्शंस इशू कर रहे हैं और वो डायरेक्शंस इफेक्ट में रहेंगे अनलेस कोई लेजिस्लेशन जब तक पास यहाँ पे नहीं होता है। तो मेन चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर बात की है, वो पहली तो ये है कि राइट टू लाइफ जो कि इन सेक्स वर्कर्स के पास भी है, उनका भी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। राइट टू लाइफ में ये सारी चीजें आती हैं, न्यूट्रिशन भी आता है, क्लोथिंग भी आता है, और यहाँ पे आपका शेल्टर भी आता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज आपके एक्नॉलेज की है कि सेक्स वर्कर्स हो या उनके बच्चे हो, उनको भी ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, और इसलिए उनकी कंडीशन को, उनकी लिविंग कंडीशन को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर। प्लस इनके साथ जो ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है अथॉरिटीज के द्वारा, पुलिस वगैरह के द्वारा, उसको भी हमें ध्यान रखना है कि इनको भी एक नॉर्मल सिटीजन की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, ना कि कोई डिग्रेडेड लोगों की तरह इन द सोसाइटी, क्योंकि इनका भी राइट टू लाइफ उतना ही है
जितना बाकी एक नॉर्मल सिटीजन का होता है इन आवर कंट्री। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखते हुए पैनल के इन टोटल 10 रिकमेंडेशंस थे, जिनमें से 6 को यूनियन गवर्नमेंट ने मान लिया है और एक्सेप्ट कर लिया है, और इन्हीं 6 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एज डायरेक्शंस पास किया है, ये बोलते हुए कि स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को क्या करना पड़ेगा, इन फॉलोइंग जो डायरेक्शंस हैं, ये रिकमेंडेशंस हैं, इनको कंप्लाई करना चालू करना पड़ेगा। तो पहले तो वो 6 डायरेक्शंस हम देखते हैं वो क्या हैं, जिसपे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को तुरंत एक्ट करना चालू करना है। सबसे पहला तो ये बात करता है कि अगर कोई सेक्स वर्कर है जिनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, यानी वो खुद भी सेक्सुअल असॉल्ट के अगर विक्टिम रह चुके हैं, तो उनको भी वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी जो एक बाकी सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स को मिलती है, यानी कि प्रॉपर मेडिकल केयर के जो प्रोविजंस आपके 357 सीआरपीसी दिए हुए हैं, वो सारे मेडिकल प्रोविजंस भी इनको अप्लाई, मेडिकल केयर, लीगल केयर जो एक सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम को मिलती है, वो सारी चीजें इनको भी यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाएंगी। दूसरा डायरेक्शन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू किया है यहाँ पे ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को, यानी राज्य सरकार को क्या करना है, एक सर्वे करना है सारे प्रोटेक्टिव होम्स का जहां पे ये अडल्ट सेक्स वर्कर वुमेन्स को रखा गया है, और आपको ये देखना है कि क्या वहां पे किसी वुमेन को जबरदस्ती डिटेन करके तो नहीं रखा गया है, क्योंकि अगर ऐसा है तो आपको ये देखना है कि कैसे उनको वहां से छुड़वाया जा सकता है, रिलीज करवाया जा सकता है। तीसरा डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू किया है, ये देखते हुए कि किस तरीके से पुलिस और अथॉरिटीज आपके क्या एटीट्यूड रखते हैं इन सेक्स वर्कर्स की तरफ, जो कि काफी ब्रूटल होता है, वायलेंट होता है, तो एज इफ कि उनको कुछ समझा ही नहीं जाता है सोसाइटी। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपके पुलिस हैं या इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनको भी उनके राइट्स को समझना चाहिए, उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारी कंट्री में, और उनको भी आपको डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। ऐसा नहीं है कि वो सेक्स वर्कर्स हैं तो आप जैसे चाहें उनको ट्रीट कर लेंगे, आप उनको अब्यूज नहीं करेंगे, भले ही वो फिजिकली हो या वर्बली हो, और ना किसी तरीके का वायलेंट बिहेवियर आप उनकी तरफ पोर्ट्रे करेंगे। चौथा डायरेक्शन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इस केस में, दैट इज कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को बोला गया है यहाँ पे कि आप कुछ गाइडलाइंस बनाइए। आपको गाइडलाइंस ये बनाने हैं कि जब भी कोई मीडिया हाउस वगैरह इन सेक्स वर्कर्स के जो ब्रॉथल्स होते हैं वहां पे रेड वगैरह करते हैं, अरेस्ट करते हैं या रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं, उस टाइम पे उस जगह पे जो सेक्स वर्कर्स पाए गए हैं उनकी पब्लिक में इमेजेस निकालना, उनको पब्लिश करना इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे या फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह में, ये सही नहीं है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को बोला गया है कि इसके अगेंस्ट आप कुछ गाइडलाइंस वगैरह बनाइए ताकि इसको रोका जा सके। और यहाँ पे बोला गया है कि अगर इसको पब्लिश किया जाता है किसी भी मीडिया हाउस के द्वारा, तो ये 354 सी आईपीसी के अंदर, जो कि आपका क्या है, वोयरिज्म का ऑफेंस माना जाता है, ये उसके अंदर एक वोयरिज्म का ऑफेंस जो है वो कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा एक और रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये पास किया है कि भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर वो आपके यूनियन टेरिटरीज, आपके लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हो, आपको मिलके आप अवेयरनेस कैंपेन्स करिए, आप यहाँ पे एजुकेट करिए सेक्स वर्कर्स को कि उनके क्या क्या राइट हैं। काफी बार उनका इसलिए फायदा भी उठाया जाता है क्योंकि उनको अपने राइट्स ही नहीं पता होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है पुलिस से कैसे डील करना है, क्या क्या चीजें अलाउड हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रोहिबिटेड हैं। तो किसी भी तरीके से उनका अननेसेसरी हैरासमेंट ना हो, उसे रोका जा सके। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उस चीज को यहाँ पे जो है वो रोका जा सके। इसके अलावा आपके और भी 4 यहाँ पे और रिकमेंडेशंस भी थे, जिनको अभी भी यूनियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला है कि आप उन 4 रिकमेंडेशंस को भी कंसिडर करिए, उन पे सोचिए, और जुलाई में वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट से इस पे आंसर मांगा गया है उनको आने के लिए। ये 4 रिकमेंडेशंस जिनको अभी भी यूनियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। पहला तो ये बोलता है कि अगर किसी भी ब्रॉथल पे रेड वगैरह की जाती है तो ऐसे में ब्रॉथल चलाना इलीगल है, लेकिन सेक्स वर्कर का काम करना इलीगल नहीं है। तो ऐसे में आप सेक्स वर्कर्स को अरेस्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी बोला गया है कि अगर आप कोई पॉलिसी मेकिंग करते हैं, कोई लॉज वगैरह बनाते हैं, तो इसमें इन सेक्स वर्कर्स को भी इंक्लूड करिए। इनसे पूछिए कि ये क्या चेंजेस, क्या रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं अपनी सोसाइटी के रिगार्डिंग, अपनी कम्युनिटी के रिगार्डिंग सोसाइटी के अंदर।
एंड इसमें ये भी एक और रिकमेंडेशन था कि जो बच्चे होते हैं इन सेक्स वर्कर्स के साथ इन जगहों पे रहते हैं, उनको इसलिए उनकी माँ से अलग नहीं किया जाएगा जस्ट बिकॉज कि वो एक सेक्स वर्कर है और वहां पे सेक्स रिलेटेड प्रोफेशन जो है वो वहां पे किया जा रहा है। और अगर आपको ऐसा डाउट है कि कोई माइनर जो इस ब्रॉथल में रह रहा है वो शायद उनका एक्चुअल में बच्चा नहीं है, तो जबरदस्ती वहां पे लाया गया है, तो आप इसको प्रूफ करने की मेडिकल टेस्ट की तरह थ्रू उनके थ्रू आप प्रूफ करने की कोशिश यहाँ पे पहले करिए, क्लेम करने की फिगर आउट करने की कोशिश करिए, बट बिना इस चीज को क्लेम करे हुए आप फोर्सफुली किसी बच्चे को उसकी माँ से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। So I hope the first case has been clear to you that we have discussed under this. Moving on to our second case, जिसका नाम है TN गोदावर्मन Thrillumul Pad versus Union of India. Again, this is a three-judge bench judgment given by Justices L. Nageshwar Rao, Justice B.R. Gavai, and Justice Anirudh Bose. अब ये जो जजमेंट है ये पर्टिकुलरली डील करता है किससे? आपके एनवायरमेंट लॉ से। ठीक है, एनवायरमेंट लॉ से ये डील करता है कि क्या अगर कोई प्रोजेक्ट पास किया जा रहा है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाया जा रहा है, ठीक है, और उससे अगर किसी भी तरीके से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है या एनवायरमेंट को किसी भी तरीके से वहां पे हार्म हो रहा है, तो क्या ऐसे में वो प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स जो हैं वो रोके यहाँ पे जा सकते हैं। इस सेम केस में यहाँ पे यही चीज हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रूवल जो कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने ग्रांट किया था एक पर्टिकुलर रेलवे लाइन को एक्सटेंड करने के लिए। एक रेलवे लाइन है आपकी जो कि कर्नाटका से लेके कर्नाटका रीजन से लेके गोवा रीजन तक बीच में एक रेलवे लाइन जाती है। इसको बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए कुछ एरिया की जरूरत थी और उस एरिया पे रेलवे लाइन बनाने के लिए अप्रूवल जो है वो नेशनल बोर्ड जो है आपका वाइल्ड लाइफ का, उन्होंने ये अप्रूवल यहाँ पे दे दिया था। लेकिन बाद में इसमें पेटिशंस फाइल की गई ये बोलते हुए कि कैसे ये अप्रूवल बहुत गलत है और कैसे यहाँ पे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने ये बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया है कि अगर ये रेलवे लाइन एक्सटेंड की जाती है, इसको बढ़ाया जाता है, तो इससे एनवायरमेंट के ऊपर कितना नुकसान यहाँ पे पहुंच सकता है। तो यहाँ पे ये जो 3 जजेस की बेंच थी, इन्होंने यहाँ पे यही ऑब्जर्व किया है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के पहले, किसी भी प्रोजेक्ट को चालू करने के पहले, अप्रूवल देने के पहले आपको ये देखना है कि उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा एनवायरमेंट के ऊपर। सबसे पहले आपको ये चीज यहाँ पे क्या करनी है, कंसिडर करनी है। दूसरी चीज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोली है कि हम सब ने एक टर्म सुना हुआ है जिसे हम बोलते हैं क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि कम्युनिटी के रिसोर्सेस को यूज करना लेकिन आगे की फ्यूचर जनरेशंस के बारे में सोचते हुए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर सिर्फ हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें कंट्री के अंदर और एनवायरमेंट डेवलपमेंट या एनवायरमेंट को क्या हानि पहुंच रही है, यहाँ पे एनवायरमेंट को डिस्ट्रक्ट होने दें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे, तो वो बहुत ही गलत होगा। बट एट द सेम टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कंट्री के अंदर करने जरूरी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट की डिस्ट्रक्शन के बारे में सोच के हम कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे यही चीज समझाई है कि देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल ये होता है कि डेवलपमेंट करिए लेकिन डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट नहीं होना चाहिए, या उसका वाइसे वर्सा भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बट डेवलपमेंट करिए एनवायरमेंट के सारे प्रोटेक्शन, सारे जो बाकी चीजें हैं उनको भी कंसिडर करके। दूसरा एक बहुत ही फेमस केस है यहाँ पे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी कोट किया है, जिसका नाम है वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जहाँ पे एक प्रिकॉशन हम पहले से लेके चलते हैं। ठीक है, लाइक वी से प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि एक एंटिसिपेशन लेके चलते हैं, एक अंदाजा लेके चलते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है उससे एनवायरमेंट को कितना हानि हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, और क्या हम कर सकते हैं ऐसा कि हम कम से कम नुकसान पहुंचाएं एनवायरमेंट को जब हम ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स कंट्री के अंदर कर रहे हैं। लीस्ट हार्मफुल एक्टिविटी को चूज कीजिए जिससे कम से कम नुकसान जो है वो एनवायरमेंट को यहाँ पे पहुंचे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि आप इन दोनों चीजों के बीच में फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है कंट्री के अंदर उसको प्रायोरिटी दें कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन उसको प्रायोरिटी दें,
तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन या एनवायरमेंट ऐसे केसेस में हमेशा ऊपर रहेगा, किससे? आपकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के अंदर, नो डाउट, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट हमारे पर्यावरण, इकोलॉजी को हार्मफुल किसी भी तरह हार्म पहुंचा के किसी भी तरीके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री में प्रमोट नहीं किया जाएगा। और इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वो जो अप्रूवल दिया गया था रेलवे लाइन को एक्सटेंड करने के लिए, उसको रिवोक कर दिया है, क्योंकि एज पर दैट सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि यहाँ पे एनवायरमेंट को जो नुकसान पहुंचेगा, जो हानि होगी, वो बिल्कुल भी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है, वो असेसमेंट नहीं किया गया है। और जब तक वो असेसमेंट नहीं होता तब तक ऐसे अप्रूवल्स पास नहीं किए जा सकते। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड केस विच इज एमएसपी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का ये केस है। 3 जजेस बेंच ने ये जजमेंट पास किया है, विच इज जस्टिस CJI, जस्टिस NV रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी एंड जस्टिस हिमा कोहली का ये जजमेंट है आपका। यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, एक पर्सन था जो कि जिनको रेप के चार्जेस के ऊपर एक्यूज किया गया था, इनको जेल भेजा गया था और बाद में इनकी जो बेल एप्लीकेशन है वो हाई कोर्ट ने यहाँ पे अप्रूव कर दी थी। इनको बेल जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे दे दी गई थी। और जब ये व्यक्ति बेल एप्लीकेशन पे छूट के बाहर आए थे तो इनको ग्रीट किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था कि इनको छोड़ दिया गया है, इनको आजादी मिल गई है। और यहाँ पे इस तरीके के पोस्टर्स लगाए गए थे, भैया इज बैक। सेलिब्रेट किया जा रहा था कि कैसे एक रेप एक्यूज को छोड़ दिया गया है, उनको फर्दर कस्टडी में नहीं रखा गया है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को देखते हुए क्या किया, उनकी बेल एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया और उनको बोला कि आपको वापस से यहाँ पे सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बोला है कि इस तरीके का अगर सोसाइटी में इस तरीके का आउटलुक अगर लोग रखते हैं और ऐसे व्यक्ति को अगर बेल पे छोड़ा जाता है तो ये एक फ्री और फेयर ट्रायल में एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस, एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक हो सकता है। क्योंकि ये व्यक्ति बाहर अगर इसे रिलीज किया जाता है बेल पे तो हो सकता है ये विटनेसेस या एविडेंसेस को टैंपर करने की या फिर केस में किसी तरीके का जो एक प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए उसमें किसी भी तरीके का छेड़छाड़ करने की कोशिश ये यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली मेन क्वेश्चन ये आया था इस केस के अंदर कि जो एक्यूज्ड हैं जब उनको बेल पे छोड़ा गया और जब उनकी बेल एप्लीकेशन यहाँ पे कैंसिल की गई तो एक्यूज्ड का यहाँ पे ये बोलना था कि मेरी जो फोटोज वगैरह लगाई गई हैं और ये जो कैप्शन वगैरह लगाया गया है मेरी फोटोज के ऊपर, वो इसलिए था क्योंकि हम नर्मदा जयंती सेलिब्रेट कर रहे थे। नर्मदा जयंती जो रिवर है नर्मदा, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपका एक फेस्टिवल होता है। तो यहाँ पे एक्यूज का ये बोलना था कि क्योंकि हम वो सेलिब्रेट कर रहे थे इसलिए मेरे पोस्टर्स यहाँ पे लगाए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक्यूज को सेम चीज बोली कि देखिए नर्मदा जयंती से रिलेटेड आपके जो पोस्टर्स हैं उसमें कहीं भी कोई मेल नहीं था। नर्मदा जयंती से रिलेटेड आपके पोस्टर्स पे बातें नहीं लिखी थी, बट इस तरीके की बातें कि भैया इज बैक, बैक टू भैया, वेलकम टू रोल जाने मन, इस तरीके की जो बातें हैं ये कहीं से कहीं तक ये नहीं दिखाती कि आप नर्मदा जयंती सेलिब्रेट कर रहे थे, बट ये दिखाती हैं कि आपकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स यहाँ पे पोस्टर्स में कहीं भी नहीं दिख रहे थे। बट यहाँ पे यही चीज समझ में आ रही थी कि आपका सोसाइटी में कितना सुपीरियर पोजिशन है, आप क्या सोसाइटी में वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे आपकी क्या पावर है कि आप ऐसे बाहर जब रिलीज किए जा रहे हैं तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे इस चीज। और इसलिए यहाँ पे उनको लगा कि क्योंकि आपकी सुपीरियर पोजीशन को देखते हुए सोसाइटी में ऐसा लगता है कि अगर आपको रिलीज किया गया बेल पे तो आप बाहर जाके विटनेस के साथ या फिर जो हमारी विक्टिम है उनके साथ विटनेसेस एविडेंसेस के साथ आप किसी तरीके का छेड़छाड़ जो है, हिंड्रेंस जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्टिस जो हमारे जजेस हैं यहाँ पे उन्होंने सेक्शन 439 सीआरपीसी में जो ग्राउंड्स दिए हैं जिसके बेसिस पे बेल कैंसिल की जा सकती है वही बताया है यहाँ पे कि अगर व्यक्ति अपनी लिबर्टी को मिसयूज करता है जिन्हें बेल पर रिलीज किया गया है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन के साथ इंटरफेयर करे, एविडेंसेस को टैंपर करने की कोशिश करे, विटनेसेस को डराने धमकाने की कोशिश करे या फिर स्मूथ इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरीके से हैम्पर करने की कोशिश करता है, तो इन बेसिस पे बेल जो है वो कैंसिल की जा सकती है। और वही चीज आपके इस केस है कि उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर क्या किया गया है, बेल को यहाँ पे कैंसिल किया गया है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट केस विच इज के धंधपानी वर्सेस स्टेट का जो केस है, दिस इज अ जजमेंट गिवन बाय 2 जजेस
जस्टिस एल नागेश्वर राव एंड जस्टिस बी आर गवई। ये जो पर्टिकुलर केस है आपका डील करता है पॉक्सो एक्ट से। अब देखिए इस केस में बेसिकली होता क्या है, जो आपके एक्यूज थे यहाँ पे वो मैटरनल अंकल थे आपकी विक्टिम के, यानी कि जिन्हें हम हिंदी में मामा बोल सकते हैं। और इनको पॉक्सो के अंदर क्या किया गया था, कॉन्विक्ट किया गया था। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो सेक्शन 5 सेक्शन 6 के अंदर इनको कॉन्विक्ट किया गया था पॉक्सो के चार्जेस के ऊपर। क्योंकि जो विक्टिम थी हमारी एक 14 साल की लड़की, इन्होंने इनके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए थे यहाँ पे, जिसके चक्कर में जो विक्टिम है वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी और इनके 2 बच्चे भी हैं जो इस एक्यूज के साथ ही हुए थे। तो इस बेसिस पे, क्योंकि विक्टिम आपकी माइनर थी, 18 साल से कम की थी, इसलिए एक्यूज के ऊपर पॉक्सो की प्रोविजंस लगाए गए थे और उनको कॉन्विक्ट यहाँ पे किया गया था। लेकिन अब एक्यूज का यहाँ पे आके ये कहना था कि एक्चुअल में उनके फिजिकल रिलेशंस थे आपके इस विक्टिम के साथ, वो उनसे शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे फिजिकल रिलेशंस बनाए थे और बाद में उन्होंने शादी भी की विक्टिम के साथ। और अब वो एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं जो उनके हुए हैं यहाँ पे। तो ऐसे में उनके जो पॉक्सो के चार्जेस उन पे लगाए गए हैं, इनको ड्रॉप कर देना चाहिए। सिमिलर चीज विक्टिम ने भी, जो लड़की थी उसने भी सेम चीज आके कोर्ट में बोली कि उनके 2 बच्चे हैं और वो, और जो एक्यूज्ड है उनके मामा, उनके साथ वो शादी कर चुकी है, राजी खुशी के साथ वो रह रही हैं, एक हैप्पी मैरिड लाइफ जो है वो यहाँ पे वो लीड कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको, उनके ऊपर जो पॉक्सो के चार्जेस लगाए गए हैं उनके हस्बैंड के ऊपर या फिर उनके मामा के ऊपर जो कि एक्यूज्ड है यहाँ पे, उसे ड्रॉप कर देना चाहिए। तो यहाँ पे इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक्यूज्ड का जो कॉन्विक्शन है उसे यहाँ पे सेट असाइड कर दिया, यही चीज बोलते हुए कि अब उनके बीच में एक मैरिड लाइफ है। अब जो एक्यूज्ड है और जो विक्टिम है हमारी, वो एक मैरिड कपल है, उनके 2 बच्चे वगैरह भी हैं। तो अगर यहाँ पे एक्यूज्ड को कॉन्विक्ट किया जाता है, उनको पनिश वगैरह किया जाता है, इससे क्या होगा, इससे उनकी जो मैरिड लाइफ है वो अननेसेसरी यहाँ पे डिस्टर्ब होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक और चीज रिकॉग्नाइज की है, आपने हिंदू लॉ में या फैमिली लॉ में पढ़ा होगा, हम सपिंदा रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे कुछ रिलेशंस में शादी करना प्रोहिबिटेड होता है। लेकिन तमिलनाडु में, साउथ के रीजन में, ये पर्टिकुलर रिलेशन जो होता है कि एक लड़की अपने मैटरनल अंकल यानी कि अपने मामा के साथ जो है अपने मैटरनल अंकल के साथ जो है वो यहाँ पे वो शादी कर सकते हैं, वो उनके प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं आता है। तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, एक्यूज के जो चार्जेस थे उसको ड्रॉप कर दिया, ये बोलते हुए कि शादी हो चुकी है, फिजिकल रिलेशंस इसके ही बनाए गए थे और अब विक्टिम भी क्योंकि खुश है उनके साथ उस शादी के रिलेशन में, तो यहाँ पे फिर पॉक्सो के चार्जेस कंटिन्यू करने का जो है कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो ये सारे सेक्शंस जो आपके लगाए गए थे एक्यूज के ऊपर, इनको पॉक्सो एक्ट 2012 के अंदर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। Moving on to our next case, that is Guru Kanwarpal Kirpal Singh versus Surya Prakasam. This is again a 2-judge bench judgment given by Justice Indira Banerjee and Justice C.T. Ravi Kumar. ये केस आपका डील करता है किससे, आईपीसी से। तो यहाँ पे इस केस के अंदर आपका ये पॉइंट आया था कि सेक्शन 405 जो कि हमारा बात करता है किस बारे में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस, यानी कब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है ऐसा माना जाएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेक्शन 405 के अंदर, आईपीसी के अंदर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस तभी माना जाएगा अगर प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की गई है, यानी कि प्रॉपर्टी हैंडओवर की गई है किसको, आपके एक्यूज्ड को। यानी ये एक बहुत ही मेजर एसेंशियल कंडीशन है। अगर आप किसी के ऊपर सेक्शन 405 आईपीसी लगाना चाहते हैं तो एक्यूज्ड पर्सन के हवाले प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की गई, उनको हैंडओवर की गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंडीशन जो है वो होनी जरूरी है ऑफेंस के लिए। तो यहाँ पे बेंच ने इसी चीज को रिटैरिएट किया है कि सेक्शन 405 तभी अट्रैक्ट होता है अगर एक्यूज्ड पर्सन को प्रॉपर्टी हैंडओवर की गई और फिर उन्होंने डिसऑनेस्ट, गलत इंटेंशन से उस प्रॉपर्टी को क्या किया है, किसी भी तरीके से मिसअप्रोप्रिएट किया है, यानी ऐसे चीज में यूज किया है जहां नहीं यूज होनी चाहिए थी, प्रॉपर्टी को किसी और यूज में कन्वर्ट किया है, या फिर खुद के यूज में उन्होंने प्रॉपर्टी को खुद के लिए, खुद के पर्पस के लिए प्रॉपर्टी को यूज किया है। तो यहाँ पे क्योंकि इस केस के अंदर यही एसेंशियल कंडीशंस जो है वो मिसिंग थी,
कि प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की ही नहीं गई थी सामने वाली पार्टी को। तो ऐसे में सेक्शन 405 जो है वो यहाँ पे लग नहीं सकता, वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो नहीं सकता। So guys, that's all from this particular session. I hope all the videos that we have all the judgments that we have discussed have been clear to you. आपको वो सारे जजमेंट समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने वो जजमेंट समझने की कोशिश की है। And I hope all the law exams that you're appearing for, be it any law entrance exam or be it the judiciary exams, I hope these judgments will be super helpful to you. Thank you so much again for watching this video. Take care. All the best for your preparation. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।